तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। इस वीडियो में 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 11 जियोग्राफी का मैप वर्क आपको देखना है या बाकी की वीडियोस आपको देखनी है, MCQ कैसे आते हैं या अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो एक वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पे जाके सर्च करना इसको, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। और वैसे सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ मैं वेबसाइट का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस है ना, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब, क्योंकि देखो मैं साफ स्पष्ट बता दे रहा हूँ तुमको, क्वेश्चंस बहुत कम है ये। और इसका एक ही कारण है, क्योंकि पेपर नहीं मिले मुझे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में चेक कर रहा था वेबसाइट पे या गूगल पे या कहीं पे भी पेपर्स अवेलेबल नहीं है। इवन यूट्यूब पे भी किसी ने वीडियो नहीं डाल रखी थी पेपर की भी, तो पेपर्स अवेलेबल नहीं हो पाए ज़्यादा, तो डाटा थोड़ा सा कम मिला, और उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई एडिशनल क्वेश्चंस भी कर लेना। बट एक चीज़ है जो मेरे को देखने को मिली पेपर्स में, प्रीवियस ईयर जितने मिले मुझे उस हिसाब से, वो ये है कि आपका पेपर ईजी आता है। जियोग्राफी का पेपर हार्ड नहीं आता, एक बार भी हार्ड नहीं आया पेपर, हर बार ईजी पेपर आ रहा है। अगर तुमने ठीक ठाक भी पढ़ रखा है तो भी तुम्हारे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला जो चैप्टर है, इसमें सेम से लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा या बड़ा करके, कि भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या पंगे हुए, क्या सीन हुआ, पूरा आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली। बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी? ऐसा माना जाता है ना कि एक केंद्र बिंदु से जो है एक धमाका हुआ, और फिर जो है यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, फिर गैलेक्सी बनी, और ये बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। तो वही है बिग बैंग थ्योरी, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ठीक है, अब ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली। 5 या 6 मार्क्स में भी, कभी 6 मार्क्स में आते हैं, कभी 5 में, बट स्टैंडर्डली 5 में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि आपके काम आएगी। जो आपका मैप वर्क है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट है कि सर मैप वर्क का क्या सीन होगा, कैसे आएगा। 5 नंबर का आएगा 5 मार्क्स का मैप वर्क, और उसके साथ में कुछ मजे भी आएंगे। यानी कि आपको जो है ना, सिर्फ मैप वर्क, ऐसा नहीं है कि मैप वर्क करना ही करना है, ऐसा नहीं होने वाला, ऑप्शन में आएगा। मतलब मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स में मैंने देखा है, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है और करके, और या फिर मैप कर लो या फिर वो क्वेश्चन का आंसर कर लो, तो ऐसे आता है मैप। मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसे आया, और शायद अब की बार भी ऐसे ही आ सकता है। ठीक है ना, तो मैप की इतनी ज़्यादा टेंशन तुमको नहीं लेनी है। बाकी मेन मेन टॉपिक्स बता दूंगा, मैप वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पे तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट रहते हैं कि सर मैप मैप तो करना ही पड़ेगा, मैप इतने सारे मैप है कैसे याद होंगे वो चीज़ें। तो सिंपल, अगर तुम क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी पेपर आएगा तुम्हारा। ग्लोबल वार्मिंग को डिस्क्राइब करो। ग्लोबल वार्मिंग समझते हो क्या होती है? हाँ, हमारी अर्थ है जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर वगैरह, पोल्यूशन वगैरह, बहुत पंगे है। तो कुल मिला के सारा बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन आउट करना है। व्हाट आर एयर मासेज, हाउ आर फ्रंट्स फॉर्म्ड। एयर मासेज क्या होते हैं और फ्रंट कैसे बनते हैं। राइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिस्क्रिप्शन हमको बताना, उसको डिस्क्राइब करना है, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होते हैं, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है ना, मतलब उसकी खासियतें क्या है जियोग्राफी के हिसाब से। डिस्क्राइब द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम को हमें एक्सप्लेन आउट करना है। डिस्क्राइब द फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं कि मतलब इंडिया में कब गर्मी सर्दी क्या पंगे होंगे, वो फैक्टर्स हमको बताने हैं। और जब भी एक चीज़ ध्यान देना, जब भी तुमसे फैक्टर्स या रीजन्स या ऐसी चीज़ें पूछी जाए ना, कोशिश करना आंसर को पॉइंटों में बना के लिखो। पॉइंटों में बनाने से नंबर बढ़िया आते हैं। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे ये, ठीक है, तो आपको 6 से 7 पॉइंट बताने हैं, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। अगर किसी आंसर में आपको याद नहीं है, 5 ही पॉइंट याद है, तो 5 बताओगे तो भी चांसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है तुमने पर पॉइंट में कितनी लाइनें लिखी हुई है। एक से 2 लाइनों के बीच में लिखना होता है वैसे तो स्टैंडर्डली, अगर हमारा जो है ऐसे वाला पेपर आता है, ऐसे वाला, ठीक है, और दूसरे टाइप में आता है तो डबल कर लो इसको बस। डिस्क्राइब द डिफरेंट लैंडस्लाइड जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो है अलग अलग लैंडस्लाइड जोन्स हैं, उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर रॉक्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप। रॉक्स क्या होती हैं और इसके टाइप हमको एक्सप्लेन आउट करने हैं।
व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है, गिव इट्स टाइप विद डिस्क्रिप्शन, टाइप भी बताने हैं कितने टाइप के क्या होते हैं और डिस्क्राइब करना है पूरा डिटेल के साथ में। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर बताना है कि कहाँ पे क्या क्या पंगे हैं, कौन सी लेयर क्या सीन है, पूरा डिटेल में बताना है आपको और कर लेना है ये अच्छे से, एमसीक्यू वगैरह भी आ जाता है कभी कभी इसमें से। गिव डेफिनेशन ऑफ टाइड, टाइप एंड गिव डिस्क्रिप्शन, टाइड के बारे में बताना है, टाइप कितने होती है वो डेफिनेशन बतानी है, टाइड्स लहरें जो होती है समंदर में तो उनके बारे में पूरा डिटेल में करना है, टाइप की कितने टाइप की होती है उनको पूरा डिस्क्राइब भी करना है। व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर क्या होती है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी, डिस्क्राइब कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब देखो जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक तो हमसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट फैक्टर्स पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे पहले ये पूछा और उसके बाद ये फैक्टर्स पूछे। तो ऐसे वाले में जब पहले ये कुछ पूछा जाए हमसे जैसे सैलिनिटी या कुछ भी अलग चीज़ है और उसके बाद हमसे फैक्टर पूछा जाए तो हमें 5 ही पॉइंट काफ़ी रहते हैं एग्जाम में उस टाइम पे लिखने के लिए। क्योंकि होता क्या है, जनरली 1 से 2 नंबर का ये रहता है हमारा और बाकी 3 नंबर का ये रहता है, ठीक है, या 4 नंबर का, तो इसीलिए 5 पॉइंट सफिशिएंट रहता है उस टाइम पे। अगर सिर्फ फैक्टर पूछेंगे हो सकता है सब जो है आपसे स्पेशली फैक्टर फैक्टर पूछ लिया जाए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी डिस्क्राइब कर दो इसके बारे में। ये भी खाली ये भी आ सकता है आपसे 5 नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है सेपरेट आउट करके भी, ठीक है, या हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ वाटर 2 नंबर में आ जाए। तो ये चलता रहता है क्वेश्चंस के अंदर और ये चीज़ जब तुम करोगे ना तब तुम्हें याद होंगी अच्छे से। राइट इन ब्रीफ अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में बताना है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का, वो पूरा हमें डिस्क्राइब करना, पूरी समरी बना के बता देनी है हमको, ठीक है। और पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने हैं फिर छोटे क्वेश्चंस पे जाना है क्योंकि उससे फायदा मिलेगा आपको, फिर छोटे क्वेश्चंस कम पढ़ने पड़ेंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफी के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की जो है 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट मेंटल कोर, इन तीनों लेयर्स को डिस्क्राइब करना है हमको। व्हाट आर इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या होती है, मतलब वो आपको जो है ना इग्नियस रॉक्स के अंदर जैसे बताओगे ये कैसे फॉर्मेशन होती है वो चीज़ें भी साथ में पढ़ लेना। मतलब ये मत सोचना कि भाई इग्नियस रॉक की एक डेफिनेशन से उसको रट्टा मार लो आ जाओ काम बन गया तुम्हारा। इग्नियस रॉक कैसे बनती है, क्या रीजन्स होते हैं वो साथ में पढ़ लेना, इनका वो जरूरी होते हैं बताने में, नहीं तो नंबर नहीं मिलते फिर पूरे। डिस्क्राइब द इरोजनल फीचर्स फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है बहता हुआ जो पानी होता है वो इरोजन करता है, मिट्टी काट देता है, पत्थर रास्ता तोड़ता है, तो उसके फीचर्स हमको बताने कैसे फॉर्म क्या होता है वो सीन पूरा। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, कौन से फैक्टर है जो ओशियन का जो पानी है उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। डिस्क्राइब द अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया विद एग्जाम्पल, अर्थक्वेक जोन बतानी है इंडिया में कौन कौन सी जोन है, कि मतलब रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, एग्जाम्पल्स भी साथ में हमको देने हैं। डिफाइन ड्रेनेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज क्या होता है मतलब पानी का निकालना, पानी जाना ना बहाना वगैरह, तो उसका सिस्टम वगैरह उसके बारे में सारा पूरा एक्सप्लेन करना है। सेस्मिक वेव्स क्या होती है, ये वेव्स वगैरह जो चैप्टर आपका अर्थक्वेक वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, अर्थक्वेक वाले में से एमसीक्यू भी कई सारे आ रहे हैं और साथ में छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कभी कभी लॉन्ग भी आ जाते हैं। तो अर्थक्वेक वाला जो चैप्टर आपका वो अच्छे से करना है, ठीक है ना, मतलब भूकंप जिसमें आ रहा है कि वेव्स होती हैं अलग अलग टाइप की, एस वेव पी वेव जो भी है सरफेस वेव, उनके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, वो काम की है, ठीक है ना, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जा रही है। सेस्मिक वेव्स हमें डिफाइन करनी है फिलहाल तो। राइट डाउन टाइप ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल बतानी कितने टाइप की रेनफॉल होती है। गिव 4 मेजर डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर जो है उसके 4 मेजर डिवीजन बताने हैं। नेम टाइप ऑफ रेनफॉल, देखो ये और ये सेम ही है, दोनों में सेम ही चीज़ लिखनी है, टाइप ऑफ रेनफॉल ही बतानी है दोनों में। राइट, व्हाट आर द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेम ही चीज लिखनी रहेगी आपको। व्हाट इज वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर मतलब पहले जमीन पे आता है फिर उठ जाता है फिर नीचे आता है वो सारा, और साथ में हो सके तो डायग्राम भी समझ लेना, थोड़ा सा डायग्राम छापोगे तो और बढ़िया नंबर मिलते हैं इसमें। राइट मेन 5 नेम्स ऑफ बायोम, बायोम जो है 5 बायोम के नाम बताने हैं, मेन बायोम जो है हमारे पास में। अभी देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी क्या है। डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन एक्सप्लेन आउट करनी है, यानी कि कौन सी गैसेज क्या क्या बनी हुई है वो सारा चीज़ें बतानी है आपको इसमें। व्हाट इज द स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड क्या होती है,
बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु वगैरह मिलते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, इकट्ठे मतलब एक जगह रह रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेम फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ये मतलब आपको नाम बताने, बहुत सारे हैं वैसे तो, आपको 4 के नाम बताने, कोई से 4 जो आपको याद आए। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। टेल डिफरेंस इन, वैसे 2-4 और कर लेना, मतलब 5-6 कर लेना बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम, वो काम आएंगे आपके, क्योंकि हो सकता है 3 नंबर में पूछ लेना सिमिलर क्वेश्चन, 5 नेम्स या 4 नेम्स करके, या ज़्यादा नेम्स पूछ ले तो ध्यान रहेंगे तुमको कम से कम, है ना। टेल डिफरेंस इन रिवर बेसिन एंड वाटर शेड, तो डिफरेंस बताना है, रिवर बेसिन क्या होता है और वाटर शेड क्या होता है। गिव 5 नेम्स ऑफ रिवर्स विच फॉर्म्ड पंचड इन रिवर सिंधु, सिंधु रिवर में जो है पं, पंचनद जो बनाती है, तो उनके जो है 5 नदियों के नाम बताने हैं हमको, कौन सी, मतलब पंचनद कहीं बनता होगा तो वो जो है कौन सी नदियाँ बनाती है, नेम्स ऑफ रिवर बताने हैं। डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करना है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन आउट करना है। मतलब नोट ऐसे भी कह सकते हैं आपसे ये कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो सेम ही बात लिखनी होती है, ठीक है। डिफाइन सोयल फॉर्मेशन, सोयल की फॉर्मेशन के बारे में डिफाइन करो। गिव 2 नेम्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टेमेटिक अप्रोच, तो 2 ब्रांच के नाम बताने जियोग्राफी की सिस्टेमेटिक अप्रोच के बिहाफ पे। विच 2 फोर्सेज वैगनर सजेस्टेड फॉर द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट, कौन से 2 फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, वैगनर ने जो बात कही थी, मतलब ऐसे तो बहुत सारों ने कही थी, वैगनर के हिसाब से बताना है कि वैगनर ने जो बात कही थी कि कंटिनेंट ड्रिफ्ट होते हैं, उसके लिए वैगनर ने कौन से 2 फोर्स का बारे में बताया था, वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं तुम किसी और का भी टेप दो। व्हाट इज इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होती है। राइट 2 लाइन्स अबाउट ड्यू एंड फ्रस्ट, मतलब 2 लाइन ड्यू के बारे में बतानी है और 2 लाइन आपको फ्रस्ट के बारे में, फ्रोस्ट के बारे में बतानी है। अभी देखते हैं कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत प्यारे आते हैं, और देखो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन हमें मिलते हैं, एक क्वेश्चन देंगे हमको और उसके लास्ट में ब्रैकेट में लिख देंगे यस और नो, बस ये लिख देंगे यस या नो, इनमें से चूज कर लो भाई, यस है कि नो है। इतने आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के भी। हु कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी, जियोग्राफी जो टर्म है वो किसने यूज करी थी, एक ग्रीक फिलोसफर था शायद। तो देखो ये सेम ही क्वेश्चन आया अलग तरीके से। हु वाज द फर्स्ट फिलोसफर ऑफ ग्रीक टू यूज वर्ड जियोग्राफी, ग्रीक का पहला फिलोसफर कौन था जिसने वर्ड जियोग्राफी यूज किया था। सेम सी बात इसमें पूछी गई है कि जियोग्राफी जो वर्ड है वो पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, दोनों में सेम चीज पूछी गई है। नेम 2 ग्रीक वर्ड्स बाय विच जियोग्राफी वर्ड इज फॉर्म्ड, जियोग्राफी जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो वो दोनों वर्ड जो दोनों ग्रीक वर्ड है उनका नाम बताओ कि दोनों ग्रीक वर्ड क्या है। विच यूनिट इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर, लाइट ईयर से कौन सी यूनिट मापते हैं हम, जो लाइट है ना, मतलब गैलेक्सीज और स्पेस, ये प्लैनेट्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस वगैरह है लाइट की मदद से मापते हैं, लाइट ईयर की मदद से, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं ना। तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है पूरा लाइट ईयर का, मतलब पढ़ लेना कि पूरा सीन पढ़ लेना, हो सकता है थोड़ा 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ ले इस टॉपिक्स को। which is which geomorphic process form the स्टैलेंट, क्या स्पेलिंग में अटक गया यार मैं तो, स्टेलासाइट्स, स्टेलेटाइट्स, तो हो जाता है कभी कभी, जबान लड़खड़ा जाती है। व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओपन ओशियन, एवरेज सैलिनिटी बतानी है कितनी होती है ओपन ओशियन के अंदर। नेम 1 मेजर इकोसिस्टम, 1 मेजर इकोसिस्टम का नाम बताना, वैसे कई सारे हैं तो कोई सा बता दो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड ऑफ द इंडिया, क्या मतलब डिस्टेंस कितना है, मतलब कि जैसे इंडिया का जो है ना, इंडिया का जो मैप है, मतलब ऊपर की साइड कौन सा डिस्टेंस डायरेक्शन है, नॉर्थ, नीचे की साउथ, और इधर तो ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। हमसे जो है चारों याद कर ले, मतलब दोनों याद कर लेना, नॉर्थ से साउथ की भी याद कर लेनी है आपको और वेस्ट से ईस्ट की भी याद कर लेनी है, ठीक है। कहीं आप आदि ये सिर्फ ये पढ़ लो, ये दोनों पढ़नी है आपको, ठीक है, दोनों साइड से, तो ये वाली भी और ये वाली भी। अब फिलहाल हमसे ये वाली पूछी गई, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सा है, नाम बताओ उसका। विच स्टेट हैज तापी रिवर, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तापी रिवर, रिवर जो है ना मैप्स में आ रही है, रिवर को पढ़ लेना, रिवर वाला मैप भी कर लेना, रिवर वाला बहुत काम का है, ठीक है। तो बाकी मैप वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छे से समझा दूंगा वो सारी चीज़ें आपको। तो स्टेट बताना है जहाँ पे विच स्टेट हैज़ ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर जिस स्टेट में है वो हमको बताना है यहाँ पे। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर नेम इन केरला स्टेट, केरला स्टेट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। नेम द रिवर विच इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, मतलब कौन सी नदी है बड़ी नदी जिसको हम साउथ की गंगा कहते हैं, साउथ, गंगा ऑफ साउथ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मैंगो सावर्स आर देयर, एनी वन, कोई सा भी एक स्टेट बता दो जहाँ पे मैंगो सावर्स पाए जाते हैं।
राइट नेम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एक्सट्रीम ड्रोट अफेक्टेड एरिया इन इंडिया। एक्सट्रीम ड्रोट कहाँ है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दो। ज़्यादातर तो आपको ड्रोट जो मिलेगा राजस्थान का अरावली रीजन को क्रॉस कर दो, जैसलमेर का जो रीजन आता है वो ड्रोट में। एक्सट्रीम ड्रोट के एरियाज हमको बताने हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बताना है कोई सा, बहुत सारे हैं। नेम द कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट। देखो एक क्वेश्चन आता ही आता है इतना प्यारा सा, जिसको लिए आपको बस स्टेट, और स्टेट वैसे भी याद होनी चाहिए तुम्हें, जो है अपने इंडिया के जो स्टेट है ना वो याद होने चाहिए, ठीक है। और वो मैप में भी आते हैं, मैप में भरने पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं वो चीज़ें, ठीक है। उसको अच्छे से करना है स्टेट वाली चीज़ को, और साथ में उनकी कैपिटल्स याद कर लेने। देखो कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट, कैपिटल ऑफ मिजोरम स्टेट। नेम द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल बता दो। कैपिटल ऑफ गोवा बता दो। ऐसे अलग अलग स्टेट्स की हमसे एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत आसान है ये तो, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। 8वीं 10वीं का बच्चा बता देगा, 10वीं भी नहीं, आप तो 11th में आ गए हो, याद होगी ये चीज़ें। मध्य प्रदेश की कैपिटल बता दो। अब उसके बाद आते हैं कुछ एरियाज, कुछ स्टेट उनके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, जैसे विच स्टेट हैज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये जो है ना, मैप देखोगे ना तुम फॉरेस्ट वगैरह का, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, राउंड राउंड होता है, मतलब बहुत बड़े एरियाज में होते हैं ना मैप, ये तो फॉरेस्ट वगैरह और ये चीज़ें। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से स्टेट में पड़ता है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है। वेयर इज ये क्या है, कंचनजंगा पीक, ये जो है कंचनजंगा पीक कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में। व्हाट इज द रियल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम, अरे ये वाह, मैं बोल रहा था कि शायद पूछ ले आपसे, और इन्होंने पूछ ही लिया आपसे एग्जाम में पहले ही इन्हीं क्वेश्चंस में। चलो इनको कर लोगे तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, और इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, पूरा बताना लैटिट्यूड के हिसाब से आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को नापने के लिए हम एक डब्बा सा इस्तेमाल करते हैं, उस डब्बे का नाम क्या है, मशीन का नाम क्या है। उस मैं अभी भूल गया भाई, अभी वो सेस्मिग्राफ या पता नहीं अजीब सा ही नाम है, वो वेव से नहीं खींचता क्या, वो वाला जुगाड़ बताना तुमको। द मूवमेंट ऑफ लावा यानी मैग्मा टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज। तो मूवमेंट ऑफ लावा जो होती है अर्थ के सरफेस की साइड में, उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को। ऑक्सीजन इज वेरी नेग्लिजिबल एट द हाइट ऑफ हाउ मच किलोमीटर। शायद 120 किलोमीटर के रीजन है, आई थिंक सो। इधर के आसपास जब जाती है ऑक्सीजन, मतलब इससे आगे जाने पर नेग्लिजिबल हो जाती है ऑक्सीजन, मतलब मिलती ही नहीं है, मुश्किल हो जाती है। 120 किलोमीटर की हाइट है शायद से। ये सेम सा क्वेश्चन आई थिंक सो एमसीक्यू में भी पूछा गया था। विच गैस इज मोस्ट फाउंड इन द एटमोस्फेयर, वो कौन सी है, नाइट्रोजन। सबको याद होगा ये तो, इतनी है 78 के आसपास यार, इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन भरी पड़ी है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, शायद माउंट एवरेस्ट ही है, आई थिंक सो। द जियोग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली, किसके अंदर है, फिल इन द ब्लैंक भरना है। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी पीपल एंड फिल इन द ब्लैंक भरना है इसमें भी। राइट टू मेन ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी की दो ब्रांच, पहले देखो हमसे 2 नंबर में पूछी गई थी सेम सी चीज़ें, अभी 1 नंबर में पूछ लिया, 2 ब्रांच बता दो ह्यूमन जियोग्राफी की। Who for the origin of Earth, one of the earlier and popular argument was given by German philosopher is, तो वो क्या था, मतलब किसके बारे में थी वो बताना है। नेम द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, वो मशीन यार, वो वेव वाली, वो मशीन याद कर लेना कौन सी मशीन है जिससे तुम भूकंप नापते हो। टेल द नेम ऑफ द सेस्मिक वेव विच रीचेज द अर्थ सरफेस फर्स्ट, जो अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती है, सरफेस वेव कहता है आई थिंक सो, और हो सकता है मैं गड़बड़ भी हूँ, तो अपना क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कौन सी वेव्स जो है पहले पहुंचती है उसका नाम बताना है आपको। हु वाज अ जर्मन मेटल meteorologist who put forth a comprehensive argument in form of कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912, तो ये जर्मन, इसका बंदे का नाम बताना जिसने थ्योरी वगैरह दी थी। द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ, फिल इन द ब्लैंक बताना है हमको कि कितने का एंगल बनाता है, विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट राउंड द सन, तो राउंड जब सन करता है तो उसमें उस टाइम पे कितना एंगल रहता है, शायद 66.5 का रहता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखो अब कुछ चीज़ें हैं भाई, मैंने भी बहुत पहले पढ़ी थी ये चीज़ें, बट अभी कुछ याद है कुछ भूल गए, ऐसे ही चलता है अपना भी, है ना। तो टाइम के साथ भूलने लग जाते हैं हम भी, जब याद ही नहीं करते उन चीज़ों को। तो ये यहीं कहीं है, मतलब इसके आसपास का ही कोई एंगल है। रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है ईस्ट से वेस्ट की, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है कि इसका ईस्ट टू वेस्ट है ना, तो वो आपको सोच समझ के भरना है। हो सकता है ये इंडिया का पूछ ले, हो सकता है ये ग्लोब का ही पूछ ले, पूरे का पूरा भरोसा कुछ नहीं है, तो दोनों पढ़ लेना।
अब ये देखो यस नो वाले क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यस नो वाले, अभी रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड सा चल पड़ा है। वैसे तो देखो एक एक नंबर के, एक 1 मार्क्स वाले आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। अब ये 1 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक भी हो सकते हैं, यस नो भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकते हैं। क्या तो ऑब्जेक्टिव रहे, एमसीक्यू भी दे सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन 10 ही क्वेश्चन है, चाहे वो 1 मार्क्स में वहां से आ जाए, यहाँ से आ जाए, लेकिन आपको सारे पढ़ने हैं। हो सकता है इनमें से ही एमसीक्यू बना के दे दिया जाए आपको, तो आपको सारे याद करने हैं जो वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले इनको याद करना है और इनके रिलेटेड टॉपिक भी याद करने हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन हैं ये। आप ये मत सोचना कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे तुम बढ़िया स्कोर कर लोगे। हाँ, पास होने का हो सकता है आपका, बट अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे बहुत ईजी पेपर आएगा। वो टेंशन तुमको नहीं लेनी कि भाई पेपर हार्ड आएगा तो हमारा क्या होगा। पेपर ईजी आ रहा है, हर ईयर में ईजी आ रहा है, अब की बार भी ईजी ही आएगा, ठीक है। उसकी टेंशन तुमको बिल्कुल नहीं लेनी, बस ठीक ठाक पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे तुम, बढ़िया से नंबर भी ला सकते हो। डज इंडिया हैव 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन टोटल? क्या इंडिया का जो एरिया है वो इतना है 32.8 लाख? अब मुझे नहीं पता, तो यस या नो में से चूज करना। बस आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर लिखो, यस है तो यस लिख दो, बस खत्म बात, ऐसे करना है, ठीक है। नो है तो नो लिख दो। इज मिनिकोय आ लार्जेस्ट आइलैंड इन अरबिक सी? अरबिक सी के अंदर मिनिकोय एक सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। डज रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिन प्लेस गंगोत्री? क्या ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो गंगोत्री से निकलती है? गंगा निकलती है ना गंगोत्री से, तो ब्रह्मपुत्रा का पता नहीं कहाँ से निकलती है। डज द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर्स लिविंग नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो ये बता रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इनका फ्लो उल्टा कर देता है। डज नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इन फॉल्टी वैलीज? क्या ये फॉल्टी वैलीज में बहती है? डज अ रिवर इन यंग एज फॉर्म वी शेप्ड वैली? क्या जो है एक यंग एज में जो रिवर होती है वो वी शेप्ड वैली बनाती है? डज हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस? डज द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर? ये यस है इसका तो पक्का, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इज लेड अ नॉन फेरस मेटल? ये कई बार पूछ लिया सेम ही क्वेश्चन एग्जाम्स में कि लेड जो है नॉन फेरस मेटल है या नहीं है। आर गोल्ड एंड सिल्वर अ प्रीशियस मेटल? क्या सोना और चांदी जो है प्रीशियस मेटल है? बिल्कुल जी हाँ। अगर उनको सस्ती लग रही हो तो भाई 1-2 किलो मेरे साइड भी गिरा देना तुम, अगर तुम्हें सस्ती लग रही हो तो। डज द अर्थ हैव अ लेयर्ड स्ट्रक्चर? अरे फिर आ गया भाई, तू लेयर्ड स्ट्रक्चर कितनी बार बताए, है, यस है, यस है। इज सैंडलवुड फॉरेस्ट अ ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट? तो ये आपको बताना है। इज ब्लैक सोयल सेकंड नेम इज रैगर सोयल? बिल्कुल सही बात है, रैगर सोयल को ही ब्लैक सोयल कहते हैं हम लोग। डज नेचुरल वेजिटेशन प्लेज आ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सोयल? क्या नेचुरल वेजिटेशन जो है रोल प्ले करती है फॉर्मेशन ऑफ सोयल में? इज एलुवियल सोयल आ मोस्ट फर्टाइल लैंड? क्या मोस्ट फर्टाइल लैंड एलुवियल सोयल की है? शायद, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है इसका भी। डज फॉसिल प्ले रोल इन सोयल फॉर्मेशन? बिल्कुल लग रहा है मुझे इसका भी ऐसी। देखो आप क्रॉस चेक कर लेना अपना एक बार बुक में, ताकि गलत ना कर लो तुम आंसर्स, ठीक है। इसीलिए मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि भाई मेरे को चेक करने पड़ेंगे बुक में और सारा टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, तो और बाकी वीडियोस भी बनानी है, तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में आओगे तो आपको आंसर्स साथ में दिए जाएंगे, कंप्लीट सभी बुक्स के आंसर्स भी दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसी ईयर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आंसर्स आपको करने पड़ेंगे। इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सोयल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज सोयल इरोजन? तो सोयल कवर का जो है डिस्ट्रक्शन होना उसको सोयल इरोजन कहते हैं, हाँ वैसा ही कुछ है, यस होना चाहिए इसका। कोरोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यस और नो? इज मुंबई इन महाराष्ट्र? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल आसान। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना भाई, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। आपने अभी ऐसे देखने देखने में जैसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही समझ में आ गया होगा भाई, इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, इसमें वो लिखना है। इतना आसान पेपर आएगा सारे आपके। पिछले 3-4 साल के जो पेपर मुझे मिले वो पेपरों का एनालिसिस है, और बहुत आसान पेपर आता है, ठीक है। उसकी टेंशन तुमको नहीं लेनी है। मैप वाली वीडियो और एमसीक्यू वाली वीडियो और देख लेना, चांसेस रहेंगे इसमें से जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और रिलेटेड टॉपिक्स जो मैंने बताए थे आपको, जैसे अर्थक्वेक वाला टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से कर लेना उसके बारे में। थोड़ा बहुत फॉरेस्ट वाला टॉपिक पढ़ सकते हो आप एडिशनली। और हाँ, एक और ग्लोब का जो है ना हमारा स्ट्रक्चर, लोकेशन वगैरह कि कितनी झुकी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी, वो चीज़ें जरूर पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं पढ़ते टाइम पे, रिवीजन करते टाइम पे। और एडिशनल क्वेश्चंस कर लेना, सिर्फ इनके भरोसे मत पहुंच जाना कि सिर्फ यही करके चले गए तुम। एडिशनल कर लेना रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है ना। अब आपको आइडिया लग गया होगा कौन से चैप्टर से कैसे कैसे से टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम में। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज इसी चैनल पर आने वाली है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, तो स्किप ना हो जाए, तो टाइम से आपको पता लगता है उसके बारे में, ठीक है। तो वो सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।